तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल क्षारक एवं लवण को कंप्लीट करेंगे। ये इससे जो है आमतौर पे एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला है कि अम्लों का जो है स्वाद खट्टा होता है, जो हम जानते हैं, तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये पूछ देता है कई बारी, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद जो है कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल जो है लाल कर देता है नीले को, और क्षारक जो है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है। और लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार जो है हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक ही है। सूचक और भी हैं, जैसे कि मैथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, इसका भी उपयोग हम करते हैं। अब आते हैं लिटमस जो है, एक प्रश्न एक बार पूछा था बिहार के किसी पेपर में कि लिटमस विलेन का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है, यानी कि जब ये अम्ल या क्षार में नहीं होंगे, अपनी प्राकृतिक अवस्था में होंगे, तब ये बैंगनी रंग के होते हैं। ये कहाँ से मिलता है? तो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। देखिए, इससे पूछा जाता है कि कहाँ से मिलता है, तो लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ध्यान रखेंगे कि थैलोफाइटा समूह का है लीचेन जो है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जब ये ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारकीय होगा तो किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। बहुत सारे प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेंट्रेनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। इसे ही हम अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सिर्फ और सिर्फ सूचक ही कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेट्रेनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जो है ये अम्ल एवं क्षारक की सूचक होती हैं। अब आगे आते हैं। देखिए, ये दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है। जब हम दानेदार जिंक के टुकड़ों पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो एक ज्वलन जो है गैस निकलता है, जो कि हाइड्रोजन होता है। जो और इसकी जांच के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ जहाँ गैस निकलता है, यहाँ पे अगर हम मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाएं तो फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी अभी बिहार एसआई में पूछा गया था कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ अगर तनी सल्फ्यूरिक एसिड का विक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अम्ल और धातु जो है, जब अम्ल और धातु का रिएक्शन कराते हैं, धातु जो है आमतौर पे क्षारकीय होते हैं, तो अम्ल और एक तरह से क्षार का रिएक्शन हुआ तो ये लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करेंगे तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का जो है निकलता है। अब आगे आते हैं। धातु कार्बोनेट जो है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी लवण निकलते हैं, लेकिन इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल निकलता है। ठीक है, धातु जब कार्बोनेट को या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण निकलता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं। वही जब हम अम्ल और धातु को सिर्फ रिएक्ट करा रहे थे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो इसमें कार्बोनेट है तो कार्बन वाला कोई सब्सटेंस निकलेगा, तो वो कार्बन वाला सब्सटेंस क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा जल निकलता है। देखिए, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। अब आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होते हैं। तो अम्ल जो है अम्लीय होता है, क्षारक जो क्षारकीय होता है, और इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो लवण जो कि ना तो अम्लीय ना ही क्षारकीय होता है, उसका निर्माण होता है। यानी कि वो उदासीन कर देता है, ना तो अम्ल बनाता है ना ही क्षारक बनाता है। तो ऐसे ही अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से धातु ऑक्साइड को जब हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड को जब हम अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब आगे आते हैं। देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है,
जल में घुलनशील जो भी क्षारक होते हैं उसे क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक जल में घुलनशील हो जाए उसे क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, बिल्कुल मुलायम, स्वाद जो है कड़वा होता है और प्राकृतिक रूप से संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सभी क्षारक जल में जो है घुलनशील नहीं होते और जल में जो घुलनशील होते हैं उसी क्षारक को हम क्षार कहते हैं। दोनों में फर्क है बहुत थोड़ा सा। अब आते हैं, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऊष्मा देती है। जल में जब हम अम्ल या क्षारक को घुलाते हैं तो ये ऊष्मा देती है, ऊष्माक्षेपी होती है। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का मतलब जो है पुषांश या पोटेंज होता है, जो कि एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति, कितना पावरफुल है। इस पीएच स्केल में जो है ना 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो कि किसी विलयन की अम्लता तथा अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन जितना अधिक होगा पीएच उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो वो अम्लीय होगा। अब देखते हैं, लेकिन देखिए उदासीन जो है विलयन उसका पीएच मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा, और पीएच मान में अगर 7 से अधिक होता है, 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो वह क्षारीय होगा। विलयन विलयन में OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन बढ़ता है OH माइनस का वैल्यू बढ़ता जाता है, वो क्षार की शक्ति बढ़ती जाती है। सामान्यतः जो है ना पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो स्केल है। देखिए इधर की ओर जाएंगे 7 से 0 की ओर तो अम्लीय प्रकृति जो है बढ़ती जाएगी, और 7 से जब 14 की ओर जाएंगे तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। इधर जब जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और इधर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगी। यानी H प्लस आयन का वृद्धि का मतलब होता है अम्लीय होना, और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी का मतलब होता है क्षारीय होना। कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि पूछे जाते हैं, जैसे जठर रस सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है अम्ल जो हमें ज्ञात है वो जठर रस होता है, जो कि 1.2 होता है। इसका वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये। इसके अलावा नींबू का रस का कितना होता है 2.2 होता है। विनेगर का कितना होता है 3 होता है। एसिड रेन का कितना होता है 4.5 होता है। मिल्क का 6.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका जो है 10 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। शुद्ध रक्त का जो है वो 7.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का जो है 14 होता है, हाईएस्ट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। रक्त का 7.4 होता है। नींबू का रस का 2.2 होता है। जठर रस का 1.2 सबसे स्ट्रांग होता है ये अम्लीय में। विनेगर का 3 होता है। एसिड रेन का 4.5। मिल्क का 6.5। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब आते हैं, देखिए अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब आते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए हमारा शरीर जो है ना 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में जो है कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी जो है कितने पीएच के बीच में काम करता है, तो 7.0 से 7.8, यानी कि हम लगभग न्यूट्रल पे जो है काम करते हैं। थोड़ा सा क्षारीय ही होगा, अम्लीय नहीं होता हमारा बॉडी। वर्षा के जल के पीएच मान जब जो है 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। शुक्र का वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। शुक्र का वायुमंडल किस चीज़ से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। अब आते हैं,
हमारे पाचन तंत्र का पीएच कि देखिए हमारा उदर जो है ना यानी पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब भी हमारे पेट को यह अनुभव होता है कि खाना पचाना मुश्किल हो रहा है, जैसे ऑयली सब्सटेंस खाने से या इस तरह के कोई सब्सटेंस खाने से जिसे पचाना मुश्किल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है ना पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम जो है ना एंटासिड लेते हैं, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में आरंभ से ही एक एक उपचार आपने अवश्य सुझाया है होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। ये क्या करता है, जैसे ही हम एसिड जैसा कोई बेस जैसा कोई चीज़ लेते हैं तो एसिड और बेस मिल करके जो है न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्षारक तो हम ले नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो इसी क्रम में जो है इनो हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, इस तरीके की चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, जिससे कि जो है हमारे ज्वलन जो है और पेट में दर्द खत्म हो जाए। मुंह के जो पीएच का मान होता है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए हम याद रखेंगे, 5.5 से कम होने पर जो है हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का जो इनेमल है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो ये संक्षारित यानी खराब होने लगते हैं। मुंह में जो उपस्थित है बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम जो है ना सुबह सुबह जो ब्रश करते हैं, जो कोलगेट का यूज करते हैं या पेस्ट का यूज करते हैं, वो बेसिक बेसिक इन नेचर होता है, क्षार की होता है नेचर में, जो कि अम्ल जो हमारे मुंह में बना हुआ है उसको क्षार से जब रिएक्ट होता है तो वो उदासीन हो जाता है और हमारा माउथ जो है सेफ रहता है, हमारे दांत जो है सेफ रहते हैं। देखिए अब पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करने के लिए दिया गया है। जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे जो है ना दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। डेटल के जो डंक होते हैं इसमें इसके जो बाल होते हैं इससे डंक लगते हैं, मेथनोइक एसिड छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन दर्द का अनुभव होता है। अब देखिए प्रकृति जो है ना उदासीनीकरण के विकल्प देती है। जैसे नेकल अगर आप देखेंगे नेटल जो है, अगर उसके पत्ते आपको लग गए जिसके कारण मेथनोइक एसिड आपके बॉडी में चला गया और आपको जलन का अनुभव हो रहा है, तो इसके आस पास ही आमतौर पर एक डॉग का जो है पौधे की पत्ती रगड़ लेंगे, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो पत्तों के अगर रगड़ लेते हैं तो ये जो है उसे उदासीन करके सही हो जाता है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि नेटल के जो पत्ते हैं वो मेथनोइक एसिड छोड़ते हैं, मेथनोइक एसिड छोड़ते हैं। देखिए प्राकृतिक कुछ अम्लों को देख लेते हैं। जैसे सिरका जो है क्या है, एसिटिक एसिड है। संतरा क्या है, सिट्रिक एसिड है। संतरा और संतरा जैसे सारे फल जो कि खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड ही होता है। जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गया, इस तरह के सारे फल में जो है सिट्रिक एसिड ही होता है। इमली में जो है ये टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड यही जो है पथरी बनाने में हेल्पफुल होता है। इस वजह से जब किसी को पथरी होता है तो डॉक्टर जो है टमाटर और पालक खाने के लिए मना करता है, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होते हैं और यही जो है पथरी निर्माण में सहायक होते हैं। खट्टा दूध की बात करें तो लैक्टिक एसिड होता है इसमें। नींबू की बात करें तो सिट्रिक, ये जितने भी खट्टे फल हैं इसमें सिट्रिक एसिड ही पाए जाते हैं। चींटी का डंक का बात करें तो मेथेनोइक एसिड होता है इसमें। चींटी, नीटल के पत्ते दोनों में मेथेनोइक एसिड पाए जाते हैं। अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग क्षार हो, के पीएच का मान जो है 7 होता है तथा यह उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं प्रबल, अगर हम स्ट्रॉन्ग एक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एक बेस लेते हैं, इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है 7 होता है, यानी कि उदासीन कर देता है, बिल्कुल उदासीन कर देता है, पीएच में वैल्यू 7 हो जाता है। जबकि हम उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल, मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और कमज़ोर जो है बेस ले लिए, तो इसके पीएच का मान जो है ना, चूँकि इस एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक हो जाएगा नेचर, पीएच का मान 7 से कम हो जाता है। ठीक है, और ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। जबकि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और एक वीक जो है एसिड ले लेते हैं, तो इसके पीएच का मान क्या होगा, खुद ही सोचिए कि अगर स्ट्रॉन्ग जो है बेस है तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक ही हो जाएगा।
तो ये क्षारकीय इन नेचर होते हैं। देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है। अब आगे आते हैं साधारण नमक। इसको जो है रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इससे रसायनों का निर्माण किया जाता है। ये साधारण नमक जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इससे जो है ना हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड के को हम जब जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये टूट कर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या निर्माण होता है, क्लोरीन होता है निर्माण, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्लोर और क्षार दोनों का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को ही हम जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे NaCl है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो NaOH वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। अब आगे आते हैं इसमें। देखिए ये कह रहा है ना कि इसमें तीनों जो निर्माण हुए, जैसे कि NOH हुए, क्लोरीन हुए, हाइड्रोजन हुए, इन तीनों का यूज होता है। जैसे कि H2 का यूज, ये जो कैथोड पर जमा हुआ ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का जो है जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल में डालते हैं पानी को साफ करने के लिए। PVC रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक, इन सारी चीज़ों में जो है क्लोरीन का यूज किया जाता है। जो हम पानी पीते हैं सप्लाई वाले जो पानी आते हैं, इसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। NaOH का बात करें तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक के रूप बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2, ये फॉर्मूला याद करना है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 यानी विरंजक चूर्ण का यूज का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है, तो वस्त्र उद्योग में जो है सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए यानी कि साफ सफाई के लिए, कपड़ों को साफ करने में के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में यूज होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का यूज होता है। अब आते हैं बेकिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखिए NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, यानी खाने वाला सोडा। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखिए NaCl में जब वाटर गुजारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड NH3, तो NH ये जो है अमोनियम क्लोराइड NH3Cl और NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। और ये ही जो है बेकिंग सोडा हम घरों में यूज करते हैं। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग क्या क्या है, यानी इसका बेकिंग सोडा का यूज क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक एसिड जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ये तो है बेकिंग सोडा, और इसमें जब हम टार्ट्रिक एसिड थोड़ा सा मिला देंगे तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर बन जाता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि जब हम बेकिंग सोडा में एक टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब आते हैं धोने का सोडा। तो Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2 एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो एक फार्मूला बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। Na2CO3 इंटू 10H2 जो है धोने का सोडा है। धोने का सोडा का उपयोग क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरिक जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है,
कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है धोने का सोडा को, पूछा जाता है, अभी हाल में ही पूछा गया था। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे देखिए इसमें जो 10H2O है, ये इसमें जो 10H2O है इसी को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि जिप्सम का फॉर्मूला, इसको भी याद रखेंगे, CaSO4 × 2H2O। और इसी में जब हम 373 डिग्री पर गर्म करके इसके जल के अणुओं को निकालेंगे, गर्म करने से क्या होगा, जल के अणु धीरे धीरे वाष्पित होंगे। तो जब ये आधा H2O रह जाता है CaSO4 में, तो यही जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका उपयोग डॉक्टर और बहुत जगह पे किया जाता है। डॉक्टर जो है पट्टी करने में करते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4 × 2H2O और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O। चलिए इतना ही तक था। धन्यवाद आपका। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है।